एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। आप सबको पता है कि हम हमारे चैनल पर रीट एग्जामिनेशन के क्लासेस ले रहे हैं और मैं आप लोगों के साथ में साइंस सब्जेक्ट को डील कर रही हूँ। बायोलॉजी हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। केमिस्ट्री की बहुत सारी क्लासेस यानी सिक्स्थ क्लासेस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं विथ प्रीवियस ईयर एंड प्रैक्टिस सेट। और आज की हमारी ये क्लास नंबर 7 है और इससे पहले की जो 6 नंबर की क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों के साथ में तत्व, यौगिक और विलेन वाला टॉपिक डिस्कस किया था। आज की वीडियो में मैं उसके रिगार्डिंग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं विथ एक्सप्लेनेशन। जहां जरूरत लगेगी वहां एक्सप्लेन करेंगे, जहां जरूरत नहीं लगेगी वहां हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। उसके अलावा जो पीडीएफ है उसके लास्ट में मैंने इसके क्वेश्चन के जो आंसर है उसको भी मैंने डाल दिया है, तो वहां से भी आप लोग जो है वो अपने एज अ टेस्ट इसको देख सकते हैं। और इसकी कंबाइंड पीडीएफ के लिए या इसकी एक पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और साइंस बायोलॉजी की जो कंप्लीट पीडीएफ है उसके लिए भी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में टोटल हम लोग 23 क्वेश्चंस करने वाले हैं और आप लोगों के कितने आंसर सही होते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि बारूद क्या है, यानी बारूद क्या होता है। समांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, दोनों होता है या इसमें से कोई नहीं होता है। तो देखिए बारूद जो होता है वो एक तरीके से उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्सचर में होती है और समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें केवल एक ही तरीके की चीजें होती है। लेकिन विषमांगी का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्सचर में होती है। बारूद है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिश्रित होगी, अलग अलग प्रकार की, कोई ठोस में होगा, कोई द्रव में होगा, तो गैस में होगा, बहुत सारी चीजें जो होती है वो इसके अंदर इंक्लूड रहती है। यानी कि सभी अवयव जो होते हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं, इसीलिए बारूद जो होता है एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं कि विषमांगी मिश्रण क्या होता है। ऐसा मिश्रण जिसके सभी अवयव समान रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, यानी गैस, ठोस, द्रव किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कि दूध हो गया, धुआं हो गया, बादल हो गया, बारूद हो गया। उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल और है जैसे जल और रेत का विलयन, जल और तेल का विलयन, रक्त का विलयन आदि। आगे देख लेते हैं जर्मन सिल्वर किसका मिश्रित रूप है, यानी कि जर्मन सिल्वर जो होता है वो एक प्रकार की मिश्र धातु है जो किस किस से बनी हुई है। कॉपर, जिंक और निकल से, कॉपर प्लस जिंक से, कॉपर निकल और टिन से, जिंक निकल और टिन से। तो आप लोगों को बताना है कि जर्मन सिल्वर जो है वो किसका मिश्रित रूप है। तो जब मैंने क्लास ली थी तब आप लोगों को बताया भी था और मैंने अच्छे से डिस्कस किया था कि जर्मन सिल्वर जो होता है वो कॉपर, जिंक और निकल का मिश्रण होता है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का हमारा ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग जो है वो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जर्मन सिल्वर जो होता है वो कॉपर, जिंक और निकल से बना हुआ होता है, पीतल कॉपर और जिंक से, कांसा कॉपर और एसएन से, और जो गन मेटल होता है वो सीयू, एसएन और जेडएन से मिलकर बना हुआ होता है। आगे देख लेते हैं नौसादर का शुद्धिकरण किससे किया जाता है। निस्यंदन द्वारा, क्रिस्टलन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा या फिर आसवन द्वारा। तो ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से करवाया था जब क्लास ली थी कि नौसादर का जो अशुद्धिकरण है वो किसके द्वारा होता है, तो वो हो जाता है आप लोगों के ऊर्ध्वपातन के प्रयोग के प्रोसेस के द्वारा। तो यहाँ पर थर्ड का हो जाएगा, थर्ड विल बी राइट आंसर, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं कि ऊर्ध्वपातन होता क्या है। तो किसी भी ठोस को गर्म करते हैं तो वो ठोस क्या होता है, द्रव में नहीं बदलता है बल्कि सीधे ही गैस में, और जब उस गैस को वापस ठंडा करते हैं तो वो द्रव में नहीं बदलती है, वापस ठोस में ही बदल जाती है। उसी को हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल जैसे कपूर, आयोडीन, नौसादर जिसको अमोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन। आगे देख लेते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारे पास में, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। सोडियम है, कैल्शियम है, फिर आता है आयरन, लोहा है या फिर पोटेशियम है। देखिए जब मैंने आप लोगों के साथ में जो है वो थियरी वाली क्लास डिस्कस करी थी तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो दोनों ही क्या होते हैं, सबसे क्रियाशील धातुएं होती है जो वायु में खुला रखने पर क्या होती है, वायु में खुला रखते हैं तो वो आग पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को लोग अगर देखें तो क्या दिया हुआ है कि सोडियम में ऑप्शन में है और पोटेशियम भी ऑप्शन में है, तो इस टाइम पे हम कौन सा लगाएं। तो देखिए अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने क्लास देखी हो, तो मैंने आप लोगों के साथ में एक सक्रियता श्रेणी डिस्कस करी थी, ऊपर से नीचे की और क्रियाशीलता का क्रम मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था। तो जब आप लोगों से सक्रियता श्रेणी को देखते हैं तो वहां पर जो है वो सोडियम से भी नीचे की तरफ आती है पोटेशियम, यानी कि सोडियम जो होती है वो कम क्रियाशील होती है पोटेशियम के कंपैरिजन में, और पोटेशियम जो होता है वो ज्यादा क्रियाशील हो जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों ही वैसे क्रियाशील है, लेकिन दोनों का अगर सक्रियता श्रेणी के आधार पर कंपैरिजन करें
तो पोटेशियम जो होता है वो सोडियम से भी ज़्यादा क्रियाशील होता है। अगर दोनों ही ऑप्शन में दिए हुए हैं तो आप लोग पोटेशियम की ओर जाएँगे। तो यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। आगे देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का, 24 कैरेट का, 28 कैरेट का, 23 कैरेट का। ये भी मैंने जब क्लास ली थी तब आप लोगों के साथ में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि शुद्ध सोना जो होता है वो कितना कैरेट होता है, तो वो हो जाता है 24 कैरेट। और जब गहने या आभूषण बनाते हैं तो उसमें 22 कैरेट का यूज करते हैं, प्लस 2 कैरेट जो होता है वो उसके अंदर तांबा या फिर चांदी को मिक्स किया जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग 6th नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सामान्य तापक द्रव होती है? भाई हम लोगों ने धातुओं के बारे में देखा था कि जितनी भी धातुएं होती है वो सब की सब क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है, लेकिन जो कुछ कुछ अपवाद ऐसे हैं जो कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तो ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है सीसा, दूसरा है पारा, तीसरा है निकेल और चौथा है टिन। तो ऐसी कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो वो होती है हमारी पारा, जो कि धातु भी है लेकिन द्रव भी है, तो ये इसका अपवाद हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। सामान्य धातु ठोस होते हैं लेकिन अपवाद स्वरूप पारा जो होता है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन, यहाँ पर जन नहीं होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, जन नहीं होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन के साथ में बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है? भाई आयरन तो करता है, तभी तो वो क्या बनाता है, तभी तो वो जो है वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके जंग उसके ऊपर लगती है। लेड, फिर आता है मैग्नीशियम, यहाँ पर मैग्नीशियम होगा, आप लोग इसको राइट कर दीजिएगा, मैग्नीशियम होगा। और एल्यूमिनियम, देखिए एल्यूमिनियम जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है, अभिक्रिया करती भी है तो इतनी अच्छी से नहीं करती है। यहाँ पर बोला है ऑक्सीजन के साथ में अभी, एक बार क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन है जो ऑक्सीजन के साथ में बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है, नहीं करने वाला? तो देखिए आयरन अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है, MgO2 का हॉल्ट और MgO बनाता है, एल्यूमिनियम करता है, Al2O3 बनाता है, लेकिन लेड जो होता है वो Pb ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। तो 7th का हमारा हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। आगे देखेंगे हम लोग 8th नंबर। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो देखिए जंग रहित लोहा यानी कि ऐसा लोहा बनाना है जिसके ऊपर जंग न लगे, या फिर यानी कि जो लोहे के ऊपर, या फिर तो लोहे के साथ में मिक्स कर दो उस चीज को, उस धातु को, या फिर लोहे के ऊपर उसका क्या कर दो, पेंट कर दो। इसके कारण उस लोहे के ऊपर क्या होती है, जंग नहीं लगती है। तो जंग नहीं लगने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? एल्यूमिनियम का, कार्बन का, क्रोमियम का या टिन का। तो जंग रहित लोहा बनाने के लिए हम क्रोमियम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर 8th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? भाई विद्युत चालक सर्वाधिक कौन सा होता है? हीरा होता है, चांदी होता है, ग्रेफाइट होता है या लकड़ी होता है? तो ये तो 10th क्लास की बुक में बहुत ईजी तरीके से दिया हुआ है कि विद्युत चालकता सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो वो हो जाती है चांदी की। तो 9th का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो नोबेल गैस है? हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद में पूछा है ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो नोबेल गैस कौन कौन सी होती है? तो नोबेल गैस जो होती है वो एक तो हीलियम होती है, एक नियॉन होती है, ऑर्गन होती है, उसके अलावा Kr, क्रिप्टॉन, जीनॉन, उसके अलावा रेनॉन। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो गैसेस होती है वो नोबेल गैस होती है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि वो नोबेल गैस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा राइट आंसर हीलियम। हीलियम गैस जो होती है वो नोबेल गैस होती है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं कि नोबेल गैस होती है, इनको अक्रिय गैसें भी कहते हैं या उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेनॉन, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। आगे देख लेते हैं हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शुद्ध पदार्थ के लिए सही है? यानी कोई पदार्थ है वो शुद्ध है, वो नहीं है, ये किस पर डिपेंड करता है? तो कौन सी बातें सही है? शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। भाई बात तो बिल्कुल ठीक है, भाई एक ही प्रकार के कणों से बने हुए हैं तभी तो वो शुद्ध है, तो पहला राइट हो जाएगा। पदार्थ यौगिक या मिश्रण होंगे, भाई मिश्रण होगा तो उसमें अशुद्धियां भी होगी, तो सेकंड हट जाएगा। शुद्ध पदार्थ अलग अलग प्रकार के कणों से बने हुए होते हैं, नहीं, शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो हमेशा एक ही प्रकार के कणों से बने हुए होते हैं, तो सी भी नहीं होगा। शुद्ध पदार्थों का जो संगठन होता है वो समान रहता है, बात बिल्कुल ठीक है। जैसे कोई भी शुद्ध पदार्थ है तो वो शुद्ध ही है, एक ही प्रकार से कणों से मिलकर बने हुए हैं, और उसका संगठन, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, किस तरीके से होनी चाहिए, वो सब सेम ही होती है। तो फर्स्ट और फोर हमारा राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट और फोर, और यहाँ पर कूट दिए हुए हैं जिसमें से फर्स्ट और फोर आप लोगों के सी ऑप्शन में है, इसीलिए सी ऑप्शन
राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग 12, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण है? बर्फ, सेकंड नंबर पर है लकड़ी, तीसरा है मिट्टी और चौथा है आप लोगों के वायु। तो देखिए समांगी मिश्रण में कौन-कौन होते हैं, तो समांगी मिश्रण में एक तो बर्फ है, क्योंकि बर्फ जो होती है वो जल होती है। अब जल के अंदर H2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो ये तो समांगी है भाई, सेम ही अवस्था में है जल, इसमें भी वही रहेगा, उसमें भी बर्फ जो है वो उसी तरीके से रहेगा। उसके अलावा हम लोग अगर लकड़ी को देखें तो लकड़ी के अंदर कोई कंटेंट फिक्स नहीं होता है कि कितने प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए। न ही मिट्टी में, कभी मिट्टी में नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाती है, कभी ऑक्सीजन, कभी कोई धातु, कभी कोई धातु। लेकिन अगर वायु में देखें तो वायुमंडल में भी फिक्स रहता है। जैसे जल में फिक्स है कि H2O, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, उसी तरीके से वायुमंडल में भी फिक्स है। 78% जो होती है वो नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, उसके अलावा 0.03% जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और भी अन्य गैस है जो अन्य अलग अलग तत्वों में पाई जाती है, लेकिन फिक्स मात्रा में होती है। तो यहाँ पर समांगी मिश्रण कौन सा हो गया? एक तो आप लोगों के बर्फ हो गया और दूसरा हमारा वायु हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ 4 हो जाएगा, जो आप लोगों के सी ऑप्शन में दिया हुआ है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें सभी अवयव समान रूप से उपस्थित होते हैं, जैसे कि वायुमंडल की गैसें, मिश्र धातु, बर्फ आदि। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके कण हैं जो नीचे की तरफ नहीं बैठते हैं? नीचे की तरफ नहीं बैठने वाले कण कौन से होते हैं? विलयन होता है, कोलाइडल होता है, निलंबन होता है, या ए और बी दोनों होता है? तो मैंने आप लोगों के साथ में विलयन, कोलाइड, निलंबन तीनों ही डिस्कस किए हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि विलयन और कोलाइड जो होते हैं वो इसके कण कभी भी नीचे नहीं बैठते हैं, बल्कि निलंबन के कण जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर 13 नंबर सवाल का हो जाएगा आप लोगों के ए एंड बी दोनों, यानी किसके कण नीचे नहीं बैठते हैं? विलयन के कण भी नीचे नहीं बैठते हैं और कोलाइड के कण भी नीचे नहीं बैठते हैं। तो 13 का हो जाएगा आप लोगों के ए और बी, विलयन और कोलाइड। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग रेत, नेफ्थलीन तथा नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाएगा? तो देखिए रेत और नेफ्थलीन, नेफ्थलीन और रेत को किस प्रकार से हम लोग पर अलग करेंगे? तो देखिए रेत और नेफ्थलीन को आप लोग किस तरीके से अलग कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया के नेफ्थलीन जो होता है वो उसको गर्म करता है, तो वो डायरेक्ट बिना गैस में परिवर्तित हुए गैस में बिना द्रव्य में बदले हुए सीधा ही गैस में बदल जाता है। तो अगर हम लोग रेत और नेफ्थलीन को लेते हैं तो नेफ्थलीन तो उड़ जाएगा और रेत पीछे बच जाएगा। तो नेफ्थलीन को हटाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया हम लोगों ने? ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ निथारना हो गया फर्स्ट नंबर पे, तो ये तो हट जाएगा। यहाँ पर आ रहा है आप लोगों के ऊर्ध्वपातन, यही आ रहा है। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन आप लोगों के राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको जो है वो एलिमिनेट करके भी देख सकते हैं। दूसरा आ रहा है रेत, नेफ्थलीन तथा नमक के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे? तो नमक और रेत का मिश्रण है तो उसको आप लोग निथार भी सकते हैं पानी से, क्योंकि रेत जो है वो तो उसके अंदर घुलेगी नहीं, लेकिन जो नमक है वो तो उसके अंदर घुल जाएगा। जैसे ही नमक उसके अंदर घुलेगा, आप रेत पानी को अलग कर लीजिएगा ऊपर से और रेत नीचे रह जाएगी, तो आप लोग उसको निथार भी सकते हैं। उसके अलावा आप लोग पानी के लिए क्या कर रहे हैं? जैसे पानी है, नमक है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? तो नमक जो है वो तो रह जाएगा और पानी उड़ जाएगा, तो वाष्प बन जाएगा, तो यहाँ पर वाष्पीकरण हो जाएगा। इसी तरीके से ऊर्ध्वपातन, निथारना और वाष्पीकरण। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आप लोगों के बी विल बी राइट आंसर। ये सवाल आप लोगों की सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं। रेत, नेफ्थलीन तथा नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन, निथारना और वाष्पीकरण विधियों का उपयोग किया जाता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में बदले ही सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, जैसे नेफ्थलीन हो गया, कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया आदि। उसके अलावा अवसादन और निस्तारण क्या होता है? देखिए जब कोई मिश्रण तरल या अमिश्रणीय होता है, यानी एक तो तरल होता है, एक पदार्थ जो होता है वो तरल होता है यानी कि लिक्विड होता है, और दूसरा अमिश्रणीय यानी कि तरल भी है और अमिश्रणीय भी है, तो उसको अवसादन या निस्तारण विधि से अलग करते हैं। और निस्तारण विधि में नीचे बैठे पदार्थ को क्या करते हैं? अपन हिलाते नहीं है और द्रव को अन्य पात्र में स्थानांतरित कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने जल और रेत को देखा, जैसे कि जल के अंदर मान लीजिए रेत मिक्स है, तो उसको थोड़ी देर के लिए रख लीजिए, तो जो रेत के कण है वो नीचे अपने आप बैठ जाएंगे, तो ऊपर से आप लोग पानी को अलग कर सकते हैं, जैसे रेत और जल हो गया। उसके अलावा वाष्पीकरण, वाष्पीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई तत्व या यौगिक गैस अवस्था में होता है, जैसे कि जल व नमक को इसी प्रकार से हम अलग कर सकते हैं। जैसे गैस अवस्था में है तो जल जो है वो तो गैस बन जाएगा और नमक पीछे रह जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से 14 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर।
आगे देख लेते हैं हम लोग, कॉपर सल्फेट को संतृप्त विलयन को क्या करने से उसमें और मात्रा में कॉपर सल्फेट घोला जा सकता है, यानी कॉपर सल्फेट का संतृप्त विलयन है। हम लोगों को पता है कि जो संतृप्त विलयन होता है उसके अंदर और कोई भी पदार्थ को हम घोल नहीं सकते, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि संतृप्त विलयन के अंदर हम कॉपर सल्फेट को और घोल सके। तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर वो जो विलयन होगा उसको गर्म करेंगे। जैसे हम उस विलयन को गर्म करते हैं ना, तो उसमें से पानी निकल जाता है ना, तो उसमें से आप और फिर जो है वो कॉपर सल्फेट को जो है वो ऐड कर सकते हैं। संतृप्त विलयन के अंदर अगर हम लोग चाहे कि हम लोगों को कुछ और भी ऐड करना है, तो आप उसको गर्म कर लीजिए। आगे ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, विलयन में क्षार डालकर, विलयन को जमा कर, विलयन को गर्म करके, या विलयन में अम्ल डालकर। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर हम लोग विलेन को गर्म कर देते हैं, तो उसमें से हम जो है वो संतृप्त विलेन में और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। ये सवाल भी सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं हम लोग। कॉपर सल्फेट के संतृप्त विलयन को गर्म करने से उसमें और मात्रा में कॉपर सल्फेट घोल सकते हैं, क्योंकि तापमान में वृद्धि होती है तो ठोस पदार्थों की घुलनशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कि ताप बढ़ाएंगे तो उसकी घुलनशीलता और जल्दी जल्दी होती जाएगी, और उच्च तापमान पर तैयार किए जाने वाले संतृप्त घोल में आमतौर पर कम तापमान की तुलना में अधिक घुलित विलेय होता है। यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं तो और कॉपर सल्फेट डाल सकते हैं, क्योंकि जब तापमान उच्च होता है तो संतृप्त घोल में कम तापमान की तुलना में क्या होता है, विलेय अधिक घुल जाता है, तो हम उसके अंदर और जो है वो कॉपर सल्फेट को घोल सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल, चौक और पानी के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा, यानी चौक और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए। देखिए, चौक और पानी को हम फिल्टर द्वारा अलग कर सकते हैं, निस्तारण या निथारण द्वारा कर सकते हैं, अवसादन यानी कि नीचे बिठाकर कर सकते हैं, लेकिन ऊर्ध्वपातन द्वारा हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, कोई भी पदार्थ जो है वो गैसीय अवस्था में होना चाहिए। एक ऐसा पदार्थ होता है जो गैसीय अवस्था में होना चाहिए, उसको जब हम लोग गर्म करते हैं तब, या फिर या फिर हम लोग उसको गर्म करें तब। और ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में क्या होता है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में सीधा ही जो है वो, जैसे कोई भी पदार्थ है तो वो जो है वो ठोस अवस्था से सीधा ही द्रव अवस्था में बदलना चाहिए, सीधा ही गैस, ठोस से सीधा गैस। अब यहाँ पानी तो ऑलरेडी क्या है, वो तो द्रव ही है, तो पानी नहीं होगा, और चौक तो वैसे भी उड़ नहीं सकता है, तो यहाँ पर हमारा डी विल बी राइट आंसर। ये सवाल भी सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है, इसका राइट आंसर ऊर्ध्वपातन हो जाएगा डी, जिसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं हम लोग कि चौक और पानी के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में ऊर्ध्वपातन सहायक नहीं होता है। आगे देख लेते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल, अभी कथन दिया हुआ है ए और इसका कारण दिया है। आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और कौन किसकी सही व्याख्या करता है। सोडियम जो होता है वो ग्लिसरीन में भंडारित किया जाता है, बिल्कुल गलत बात है। सोडियम को कभी भी ग्लिसरीन में भंडारित नहीं करते हैं, बल्कि मिट्टी के तेल या फिर केरोसिन में भंडारित करते हैं। तो ए तो गलत हो गया, तो ए और आर दोनों सत्य नहीं होंगे, दोनों सत्य नहीं होंगे, ए असत्य है। बिल्कुल बात ठीक लग रही है। फिर देख लेते हैं, सोडियम ऑक्सीजन और जल से तीव्र अभिक्रिया करता है। ये भी बात बिल्कुल ठीक लग रही है कि सोडियम जो होता है वो ऑक्सीजन यानी वायुमंडल में खुला रखने पर तीव्र रूप से अभिक्रिया कर लेता है। तो आर तो बिल्कुल बात ठीक बोली है, लेकिन ए जो है वो गलत है, तो ए असत्य है और आर सत्य है। तो यहाँ पर हमारा 17 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर, जिसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये सवाल भी सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है। सोडियम को ग्लिसरीन में भंडारित नहीं किया जाता है, बल्कि इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम क्या होता है, एक अभिक्रियाशील धातु होती है जो ऑक्सीजन और जल के साथ में बहुत अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया द्वारा ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, इसी कारण मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है, इसलिए ए असत्य हो जाता है और बी जो होता है वो सत्य हो जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, ठोस कणों का कौन सा गुण अवसादन की विधि में काम आता है। ठोस कणों का कौन सा गुण अवसादन, अवसादन का मतलब क्या होता है, जिसमें से एक पदार्थ जो होता है वो नीचे बैठ जाता है। हल्का और जल में घुलनशील होना, यानी कि हल्का और कौन सा गुण अवसादन विधि के लिए कौन सी एक बात ठीक लग रही है, हल्का और जल में घुलनशील होना, हल्का और जल में अघुलनशील होना, भारी और जल में घुलनशील हो जाना, भारी और जल में अघुलनशील होना। भाई अवसादन की विधि में क्या होता है, हम किसी भी पदार्थ को जब रखते हैं, जब किसी भी पदार्थ को अगर हम लोग रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर रेत और पानी का मिश्रण है, यहाँ पर रेत है और पानी है। अब आप लोग इसको कुछ समय के लिए रख लीजिए, रखेंगे तो क्या होगा, मिट्टी मिट्टी नीचे आ जाएगी, मिट्टी मिट्टी नीचे आ गई और पानी पानी क्या रह गया, ऊपर रह गया। यानी ये दोनों क्या है, एक तो अघुलनशील है, उसके अलावा जो मिट्टी है वो क्या है, भारी है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, वो भारी भी होना चाहिए और अघुलनशील भी होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका लिखा हुआ है कि भारी और जल में अघुलनशील होगा, तभी हम लोग जो है वो इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। ये सवाल सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन है,
ठोस कणों का भारी तथा जल में अघुलनशील होने का गुण अवसादन विधि में काम आता है। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निस्तापन तथा हस्तचयन विधि द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। जैसे चावल और दाल में धूल मिट्टी के कण जैसे हल्के कण होते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इसकी अशुद्धियों को कैसे हम पृथक करते हैं? इसके लिए हम पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोते हैं। फिर हम चावल या दाल में जल डालते हैं, उस पर चिपकी हुई अशुद्धियां जल में चली जाती, उसमें से चिपकी हुई अशुद्धियां जो होती है वो जल में चली जाती है, और मिश्रण में जल मिलाते हैं तो भारी अवयवों के कण अपने आप नीचे बैठ जाते हैं। इसी को हम लोग अवसादन कहते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग 19 नंबर सवाल। एक परख नली जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो तांबे का एक टुकड़ा डालते हैं तो इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा? सत्य कथन हम लोगों से पूछा है। एक परख नली जिसमें HCl डाल रहे हैं, तो तांबे का टुकड़ा HCl यानी कि तांबा यानी कि कॉपर को हम लोग डाल रहे हैं और HCl के साथ में हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा तांबे के साथ में? तो देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, धीमी अभिक्रिया होती है, पॉप अप ध्वनि सुनाई देती है। भाई पॉप अप ध्वनि तब सुनाई देती है जब हाइड्रोजन गैस निकलती है, बल्कि इन दोनों की तो अभिक्रिया ही नहीं होती है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तांबे का टुकड़ा डालते हैं तो इनमें से कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 19 नंबर का ए विल बी राइट आंसर। यहाँ पर हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक परख नली जिसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, में तांबे का टुकड़ा डालते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। HCl प्लस Cu कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अधातु सामान्य अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, धातु हमेशा अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। और ये बात मैंने आप लोगों को बार बार बताई है और इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस। इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। आगे देख लेते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन के, जंग लगने से लोहे की एक कील पर क्या असर पड़ेगा? भाई लोहा तो है ही उसके ऊपर, और लोहा चिपक गया, जंग लग गई, तो उसका भार ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का ए विल बी राइट आंसर। और ये सवाल आप लोगों की सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं कि लोहे पर जंग उस समय लगता है जब नमी और आर्द्रता की उपस्थिति होती है और लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके लोहा ऑक्साइड में बदल जाता है। जंग लगने से लोहे की कील का भार भी क्या होता है? बढ़ जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लोहे की कील की सतह पर लोहे ऑक्साइड की परत बन जाती है और जंग लगने की प्रक्रिया के दौरान लोहा वायुमंडल में ऑक्सीजन के अणुओं के साथ में जुड़ जाता है, इस कारण लोहे का भार बढ़ जाता है। यहाँ पर हम लोग एक जो है वो समीकरण भी देख लेते हैं। FeO2 के साथ में अभिक्रिया करता है तो Fe2O3 बनाता है, जो कि जंग है। जंग लगना एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है। आगे देख लेते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उस धातु को चुनना है जो डाइल्यूट H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करती है और डाइल्यूट HCl से गर्म करने पर अभिक्रिया नहीं करती है। क्या बोला है यहाँ पर? जो डाइल्यूट HCl से अभिक्रिया करती है लेकिन डाइल्यूट HCl से गर्म करने पर वो अभिक्रिया नहीं करती है, यानी गर्म डाइल्यूट HCl से कोई अभिक्रिया नहीं करती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। कॉपर जो होता है वो कभी भी HCl के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। इसका हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन देखा है कि इन दोनों की अभिक्रिया नहीं होती है। और ये सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन है डाइल्यूट HClSO4 कॉपर और यानी कि जब इन दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं डाइल्यूट H2SO4 और कॉपर डाइल्यूट H2SO4 प्लस कॉपर, यानी कि इन दोनों की जब अभिक्रिया, ये जो है वो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन टाइप करने में। कौन सा सवाल है ये 21 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए मैं आप लोगों के साथ में अच्छे से डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे H2SO4 डाइल्यूट H2S, यहाँ डाइल्यूट नहीं आएगा, यहाँ पर H2SO4 और यहाँ पर जो है वो आप लोगों के, एक मिनट रुकिएगा, कौन कौन सी अभिक्रिया हो रही है डाइल्यूट HCl से गर्म करने पर। यहाँ पर बोला है उस धातु को चुनिए जो डाइल्यूट HCl से अभिक्रिया करती है परंतु डाइल्यूट H2SO4 से अभिक्रिया करती है परंतु डाइल्यूट HCl से अभिक्रिया नहीं करती है। क्वेश्चन को हम लोगों ने गलत पढ़ लिया है, एक बार वापस पढ़ लेते हैं। ऐसी धातु को चूज करना है जो डाइल्यूट H2SO4 से अभिक्रिया करती है लेकिन डाइल्यूट HCl से अभिक्रिया नहीं करती है। तो देखिए यहाँ पर जो ये वाली अभिक्रिया को आप लोग एक बार का कट कर लीजिए। यहाँ पर जो है वो HCl से ये अभिक्रिया नहीं करती है क्योंकि अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनकी यौगिकों के जलीय विलयन में विस्थापित कर लेते हैं। अतः डाइल्यूट HCl से कॉपर को गर्म करने पर कॉपर H2 को विस्थापित नहीं कर पाएगा क्योंकि Cu H2 से कम अभिक्रियाशील है। यहाँ पर ये यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो इसको आप लोग ध्यान नहीं रखिएगा यहाँ तक कि, बल्कि यहीं से आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा जल बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, अतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं।
आगे देख लेते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ए और बी मिलके सी बनाते हैं, तो ए और बी और सी तीनों क्या हो सकते हैं? भाई ए और बी तत्व है, बात बिल्कुल ठीक है। सी एक यौगिक है, ए और बी दोनों तत्व है जरूरी नहीं है। ए और बी यौगिक है, सी एक मिश्रण है। ए और बी यौगिक है, तत्व हो सकते हैं, सी एक तत्व। भाई सी तो कभी भी तत्व नहीं होता है। सी या तो तत्व है या यौगिक है, नहीं भाई ए और बी आपस में मिलेगा तो ऑब्वियसली ये यौगिक ही बनेगा। ठीक है, सी एक मिश्रण नहीं है, सी एक यौगिक है। आगे देख लेते हैं हम लोग चौथा ऑप्शन कि ए और बी तत्व या फिर यौगिक कुछ भी हो सकता है, सी एक यौगिक होगा। कैसे होगा देखिए, यहाँ पर क्या बन रहा है, ए और बी मिल जाते हैं और सी बनाता है, तो सी तो क्या होगा, सी तो ऑब्वियसली यौगिक ही होगा क्योंकि ए और बी का योग हो रहा है। उसके बाद में ए और बी, अब हो सकता है ए तत्व हो सकता है ए यौगिक हो। यौगिक का भी तो तत्व के साथ में योग होके वापस यौगिक बनता है। तो ए और बी क्या होते हैं, ए और बी आप लोगों के यौगिक भी हो सकते हैं और तत्व भी हो सकते हैं, बल्कि सी जो होता है वो तो आप लोगों के यौगिक ही होगा। ये सवाल आप लोगों की सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है। ए और बी, सी में ए और बी तत्व या यौगिक हो सकते हैं, सी एक यौगिक है। जैसे कि H2 और O2 में तत्व है और तत्व CaO प्लस H2O, ये यौगिक है। उसी तरीके से H2O भी यौगिक है और COH का होल ट्वाइस भी क्या है, यौगिक है। आगे देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन है हमारे पास में 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान करनी है कि अधातु जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं, अधातु अम्लों के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं। यहाँ पर सेम टू सेम अधातु जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं, अधातु अम्लों के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के हो जाएगा, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कथनों की पहचान करनी है। तो यहाँ पर अधातु जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। अधातु अम्लों के साथ में भी अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और ये सवाल भी आप लोगों की सीटेट 2024 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन अधातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलनशील कार्बनिक अम्ल बनाता है, CO2 प्लस H2O H2CO3 बना देता है। अधातु सामान्यतः अम्लों के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है, क्योंकि जब कोई तत्व अम्लों के साथ में अभिक्रिया करता है तो वह अम्लों द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयनों को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, लेकिन अधातुएं जो होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही होती है और वो इलेक्ट्रॉन का दान नहीं करती है, तो अम्लों के साथ में अभिक्रिया भी नहीं करेगी। तो यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन का हमारा सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों के साथ में मैं इस PDF को शेयर करूंगी, जिसको आप लोग बार बार देख लीजिएगा, और इसके आंसर की मैंने नीचे डिस्कस कर ली है। आप लोग जो है वो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं और एज अ टेस्ट सीरीज भी आप लोग इसको देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही है और इसकी PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।